Hubhopper Originals. To start your podcast for free, log on to studio.hubhopper.com. कोविड टाइम्स में रह रहे हैं तो कोविड की ये जो कहानियां हमारे सामने आ रही हैं रोज, उन्हें कैद करना तो बहुत ज़रूरी है। जिस भी तरीके से आप उन्हें कैच कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, क्योंकि जो हमें ये कहानियां सिखा रही हैं वो शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख है। तो इस हफ्ते की कहानी कोविड काल से आप सभी के लिए। आज की कहानी का उन्वान का टॉपिक का शीर्षक है नेगेटिव। ये वो दौर था जब एक विकराल महामारी ने इस विश्व के चेहरे पर नफरत का कफन ओढ़ डाला था और मोहब्बत का एक खतरा ढूंढने के लिए मीलों मील चलना पड़ता था। मगर उम्मीद ने जिंदगी का दामन हमेशा की तरह थामा हुआ था और हर तलबगार को एक मददगार का बड़ी आसो उम्मीद से इंतजार था। नन्हे नाजुक बच्चों की जिंदगी से माता पिता का साया उठ गया था और बुजुर्गों के आने वाली नस्ल उगने से पहले ही कीड़ों का खाना बन गई थी। इस दुनिया में सिर्फ दो ऐसी चीजें हैं जो जंगल में लगी आग की तरह फैलती हैं। पहली, हवा में पसरी एक बीमारी, और दूसरी, जबान से निकली जबानी बात। इन दोनों में ही इंसान को जान से हाथ धोना पड़ता है और इन दोनों में ही हथियारे की न सूरत का पता लगता है, न उसके शरीर की शिनाख्त की जा सकती है। सैकड़ों जिंदगियों में से कुछ जिंदगियां इतनी बदनसीब होती हैं कि ये दोनों बलाएं उन्हें चिमड़ जाती हैं और कुछ यूं इन्हें अपनी आगोश में ले लेती हैं कि खुद नफरत भी इनके सामने सर झुकाए, नजर बचाए खड़ी होती है। एक ऐसी कहानी मैं आपको आज सुनाऊंगी। मनीबा रोड पर कुछ 2 माह पहले बहुत सालों बाद एक बच्चे की किलकारियां गूंजी थी। पूरा मोहल्ला स्नेहा को मुबारकबाद देने ढोल और नगाड़े के साथ आया था। स्नेहा के पति का 7 महीने पहले दिल के मर्ज के चलते इंतकाल हो गया था। मोहल्ले ने पहले 2 महीने स्नेहा के इतने बदनसीब होने के कसीदे बांधे थे। जाने कैसे नसीब लिखवा कर आई है लड़की, खुशखबरी पर बुरी खबर चढ़कर बैठ गई है। पैदा होने से पहले ही बच्चा अनाथ हो गया। 2 माह गुजरे तो बातों की एक्सपायरी डेट आ गई और उसी मोहल्ले का रवैया कुछ इंसानियत की ओर ढिलकने लगा। चलो, अब है कौन इसका, मोहल्ला ही तो है। समाज औरत का हुआ कहाँ है, तो हम औरतें ही औरतों का सहारा है, और क्या। मोहल्ले की हर औरत की जबान पर यही जुमला था। मगर बातों की बात यही होती है, वो याददाश्त के किसी कोने में धीरे धीरे दम तोड़ देती हैं। नानू पैदा हुआ तो मोहल्ले में खूब ढोल नगाड़े बजे। आखिर एक बेसहारा औरत को एक लड़का हुआ था जिसने हंसना तो नहीं सीखा था, मगर मोहल्ले ने उसे अपनी माँ के बुढ़ापे का सहारा जरूर करार दिया था। नानू के आने के ठीक 1 हफ्ता बाद अखबारों में महामारी के अचानक फैल जाने का जिक्र होने लगा। ये बीमारी किसी में भेदभाव नहीं करती। बच्चे हो या बूढ़े, अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, आप सभी को सतर्क रहना है। ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में सीमित रहिए और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखिए। अखबार के पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। हर बीमारी की तारीख उठाकर देख लीजिए, वो सबसे पहले दिमाग की हर नस नाड़ी को नफरत भरे अंदेशे से भरती है और फिर कहीं जाकर शरीर में फैलना शुरू होती है। मोहल्ले के लोगों के दिमाग पर खौफ और नफरत के अंधे बादल छाने लग गए थे। जब मनीबा रोड पर रहने वाले पहले शख्स को बीमारी हुई
तो उसे इंसान होने के तख्त से उठाकर जमीन पर पटक दिया गया। अपने ही घर वालों ने उसे खाना परोसना छोड़ दिया। स्टील की एक प्लेट दिन के तीनों पहर उसकी तरफ जानवर की तरह फेंक दी जाती है। दिन ब दिन उस शख्स की तन्हाई और मोहल्ले की उस परिवार की ओर नफरत बढ़ती जाती। एक बीमारी को परे रखने के लिए समाज ने अपने ही अंदर एक दूसरी बीमारी को पनपने की जगह दे दी थी। एक रोज मनीबा रोड के 102/3 से घनघोर बू उठने लगी। पहले पहल पड़ोस की मिसेस शर्मा ने उस बू को नकार दिया, मगर रात तलक वो बू और शदीद हो गई तो मिसेस शर्मा अपने पति को साथ ले और खुद को ढक बचा स्नेहा के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। दर्जनों घंटियां बजाने के बावजूद स्नेहा ने दरवाजा नहीं खोला। अचानक नानू के जोर जोर से रोने की आवाज अंदर से उठने लगी। 15 मिनट दरवाजा न खुलने पर शर्मा जी ने उसे तोड़ खोला तो देखा कि ड्राइंग रूम के फर्श पर स्नेहा का मृत शरीर पड़ा था और वो बू उसी से उठ रही थी। उसके बिल्कुल साथ नानू लेटा रो रहा था। उसका शरीर कुछ सिकुड़ा सा लगता था, मानो वो किसी तरह अपनी बची कुची जान से रोकर किसी को बुलाना चाहता हो। शर्मा जी बदहवासी का हाल तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो मिसेस शर्मा ने उन्हें रोक लिया। आप आगे नहीं जाएंगे। हो ना हो इस स्नेहा बीमारी की वजह से मरी है। हम नहीं जा सकते उसके करीब। अब घर चलिए, चलिए पुलिस खुद देखेगी आकर। मगर शांता, वो बच्चा रो रहा है, शायद उसने कब से कुछ खाया ना हो। उसे ले चलते हैं, बच्चे को ऐसे हाल में नहीं छोड़ सकते शांता। नहीं नहीं शर्मा जी, आप घर चलिए। भगवान जाने बच्चे को भी बीमारी चिमड़ी हो तो। हमें नहीं चाहिए ये अपने घर में, आप घर चलिए, आप चलिए, पुलिस खुद देख लेगी। मिसेस शर्मा शर्मा जी का हाथ खींचते हुए उन्हें स्नेहा के दरवाजे से ले गई और एक औरत दूसरी औरत की मददगार बनने से फिर चूक गई। पुलिस उस रात 10 बजे मनीबा रोड पहुंची तो उन्हें पता लगा कि बच्चे के रोने बिलखने और अधमरा हो जाने के बावजूद उसके करीब जाने को कोई मोहल्ले वाला राजी नहीं था। उन्हें बीमारी का डर था। स्नेहा की मौत 2 दिन पहले हो गई थी और नानू ने तब से कुछ नहीं खाया था। पुलिस ने जब उसे उठाया तो उसकी आंखें सर की तरफ चढ़ चुकी थी और उसे मां के दूध की सख्त जरूरत थी। मगर महामारी के दौर में इंसानियत के साथ ममता का भी निधन हो चुका था। बहुत ढूंढने के बाद भी कोई मां नानू को अपना दूध नहीं पिलाना चाहती थी। सबको बीमारी का डर था। आखिरकार उसी रात 2 बजे नानू को एक बकरी के स्तन से सीधा दूध पिलाया गया। उस नन्हे बच्चे की जिंदगी जाते जाते एक बकरी बचा गई। एक ऐसी बकरी जो ना इंसानी समाज का हिस्सा थी, ना ही दुनिया भर में पसरी महामारी उसका कुछ बिगाड़ सकती थी। 2 दिन बाद स्नेहा की रिपोर्ट्स आई। स्नेहा की मौत बीमारी से नहीं, दिल के दौरे से हुई थी। मनीबा रोड की इंसानियत उसके बाद जिंदा तो हुई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुश्किल वक्त में इंसान का सबसे बड़ा काम, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी न किसी की मदद करना होता है, न मुश्किलें कम करना होता है। उसका सबसे बड़ा काम और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखना, और वो ही सबसे मुश्किल काम होता है। आज की कहानी उस इंसानियत की मौत की कहानी थी।
मैंने जब ये कहानी लिखी थी तो सोचा था कि मैं सब सच लिखूंगी। मैंने बहुत हद तक इस कहानी में सब सच लिखा है। ये वाकया असल में कुछ दिन पहले घटा है, लेकिन कहानी की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप उसे अपने हिसाब से एक हसीन मोड़ दे सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ उम्मीद उसमें फूंक सकते हैं, ताकि जब वो ख़त्म हो तो इंसान अंदर से खोखला महसूस न करे। उसके अंदर इतनी उम्मीद भर जाए कि अगली बार जब उसे किसी की मदद करनी हो तो वो 2 बार सोचे भी ना। मेरा मकसद कहानी लिखने का यही है। आज की कहानी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उससे ली गई थी और उसी को समर्पित है। और क्योंकि हम कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, हमने कोविड के बारे में एक कहानी पढ़ी है, सुनी है, लिखी है, इस कहानी पर मैं एक फंड रेजर कर रही हूँ, एक कोविड रिलीफ फंड रेजर, जिसकी 80% रकम जो है वो हेमकुंड फाउंडेशन को जाएगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं उसकी 80% रकम जो है वो हेमकुंड फाउंडेशन को ही दूंगी, लेकिन फिर मुझ तक बहुत सारे ऐसे मैसेजेस और लोग आने लगे जिनको अलग से पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि इसमें से जितनी भी हम रकम जोड़ सकेंगे, और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे रिवॉर्ड कर सकते हैं, इसे अपलोड कर सकते हैं। 3 सब्सक्रिप्शन पैक्स आपको मिल जाएंगे उस लिंक से जो डिस्क्रिप्शन में है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कितनी रकम जो है आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसकी आधी रकम जो है मैं हेमकुंड फाउंडेशन को दूंगी और आधी रकम जो है वो मैं अलग अलग लोगों में बांट दूंगी जिनको बहुत शदीद ज़रूरत है पैसे की इस वक्त। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप जो है वो फौत हो गए हैं, बहुत सारे टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं जो शायद 17, 18, 19 के हैं, उनके पास काम नहीं है करने को, लेकिन उनको एक पूरा घर चलाना है क्योंकि उनके बड़े बुजुर्ग इस बीमारी से चले गए हैं। तो ज़रूर कंट्रीब्यूट कीजिएगा, ये मेरी आपसे विनती है, आपसे मेरी गुजारिश है। अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में स्टेबल हैं तो ये वक्त गिना जाएगा जब आप ऊपर जाएंगे तो खुदा, भगवान, परमेश्वर, जिसमें भी आप मानते हैं, वो आपसे यही पूछेगा कि आपने उस वक्त किसकी मदद की जिस वक्त मैंने कहर बरपाया था। सो दिस वाज टुडे स्टोरी, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। तब तक आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं। आपको मुझसे मुलाकात करने के सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी, और मेरी ये उम्मीद है, मेरी ये आस है कि इस कहानी ने आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी नस में छुआ होगा, और अगली दफ़ा आप जब किसी की मदद करने लगेंगे तो आपका वो जो एक डिटर्मिनेशन है, वो एक जज्बा जो है और पुरजोर हो जाएगा ये कहानी याद करके। तो मिलते हैं अगली बार। मैं हूँ वृंदा वैद, और सुखन जिंदा रहे। इस हब हॉपर ओरिजिनल को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो हब हॉपर स्टूडियो वेबसाइट पे रजिस्टर करें और 1 मिनट के अंदर अंदर अपना खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करें। यही नहीं, स्टूडियो देता है आपको पूरी आजादी कहीं भी कभी भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करने की, सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। तो साथ में अपना पॉडकास्ट शुरू करने के लिए तैयार? जस्ट हॉप ऑन हब हॉपर, सिंपली कंटेंट।